नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं और एक ऐसी कला को खोजेंगे जहां स्वाद और सेहत दोनों एक साथ मिलते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई रेसिपी सिर्फ पेट भरने के लिए न हो, बल्कि वो ठीक भी कर सके। यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जहां खाना ही दवा है और किचन ही फार्मेसी। और इस सवाल का जवाब मिलेगा 13वीं सदी के एक कमाल के फार्माकोलॉजिकल टेक्स्ट में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शारंगधर संहिता की। ये हमें सीधा एंशिएंट मेडिसिन की दुनिया में ले जाएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसे आप 13वीं सदी के किसी फार्मासिस्ट का प्रैक्टिकल मैनुअल समझ सकते हैं। एक ऐसी गाइड जो बताती है कि नेचर की पावर को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये अवलेह आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। इसे आप एक तरह का मेडिसिनल जैम या चटनी जैसा मान सकते हैं। मतलब जड़ी बूटियों को प्रिजर्व करने और उन्हें टेस्टी बनाने का एक ब्रिलियंट तरीका था ये, ताकि उन्हें आसानी से खाया जा सके। अच्छा, तो अब चलते हैं हमारी इस एंशिएंट रेसिपी बुक के उस चैप्टर पर जो हमें इसे बनाने की टेक्निक सिखाता है। और हाँ, ये सिर्फ चीज़ें मिलाने का काम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कला है, एक आर्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये ग्रंथ एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला देता है। इससे पता चलता है कि उस जमाने की रेसिपीज में कितनी प्रिसिजन, कितनी कंसिस्टेंसी होती थी। मतलब ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था, ये प्रॉपर साइंस था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें पता कैसे चलता था कि ये परफेक्टली पक गया है? मतलब बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के वो परफेक्शन कैसे लाते थे? इसका जवाब छिपा है उनकी गहरी समझ और ऑब्जर्वेशन स्किल्स में। कमाल है ना? ये 4 टेस्ट्स, ये असल में उन एंशिएंट फार्मासिस्ट्स के स्किल को दिखाते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके मिक्सचर की सही कंसिस्टेंसी को पकड़ना होता था। तो ठीक है, अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं, तो क्यों ना इस पुराने ग्रंथ की कुछ सबसे फेमस रेसिपीज पर नजर डाली जाए। और याद रखिए, ये सिर्फ दवाइयाँ नहीं थी, ये बहुत ही पावरफुल टॉनिक्स हुआ करते थे। और शुरुआत करते हैं सबसे जाने माने नाम से, च्यवनप्राश। शायद ये सबसे फेमस अवलेह है जिसे आज भी आयुर्वेदिक वेलनेस का एक मजबूत पिलर माना जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नज़र डालिए। आंवला, जो कि विटामिन सी का पावर हाउस है। घी, जो इन सारी जड़ी बूटियों को शरीर के अंदर तक ले जाने में मदद करता है। मतलब नेचर की अच्छाइयों का एक बहुत ही केयरफुली बैलेंस्ड मिक्सचर है ये। इस ग्रंथ में लिखा है, कमजोर, बूढ़ों और घायलों के लिए। ये बुद्धि, स्मृति और शक्ति को बढ़ाता है। मतलब बिल्कुल साफ है, इसे एक पावरफुल रिस्टोरेटिव टॉनिक की तरह डिजाइन किया गया था, जो शरीर और दिमाग दोनों को ही रिजुविनेट कर दे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं था कि सारे अवले बस जनरल वेलनेस के लिए थे। नहीं, कई तो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही टारगेटेड हुआ करते थे। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ च्यवनप्राश, जो कि एक जनरल हेल्थ टॉनिक है, और दूसरी तरफ कुटजावलेह जैसी दवाइयाँ, जो पाइल्स या डायरिया जैसी बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए बनाई गई थी। ये दिखाता है कि उस दौर के मेडिसिन में पर्सनलाइज्ड केयर का लेवल कितना ऊंचा था। अच्छा, तो दवा तो तैयार हो गई, पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे लेना कैसे है, ये भी उतना ही जरूरी था। मतलब उसकी इफेक्टिवनेस के लिए ये बहुत क्रूशल था। और यहीं पर एंट्री होती है अनुपान के कॉन्सेप्ट की। अब यह सिर्फ कोई सर्विंग सजेशन नहीं है, इसे एक मेडिसिनल व्हीकल समझिए। एक ऐसी चीज जो दवा के साथ या बाद में ली जाती है, ताकि दवा शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचे और उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। टेक्स्ट में कई तरह के अनुपान बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि ट्रीटमेंट कितना कस्टमाइज था। जैसे दूध एक जनरल टॉनिक के असर को बढ़ा सकता है, तो वहीं किसी खास जड़ी बूटी का काढ़ा एक टारगेटेड दवा की पावर को और भी बढ़ा सकता है। मतलब वाकई में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था ये। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का आज क्या मतलब है? चलिए, अब इस एंशिएंट नॉलेज को आज के दौर से जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी रेलेवेंस क्या है। 800 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इन फॉर्मुलेशंस की एक एंड्योरिंग लेगेसी है, एक ऐसा सबूत है कि ये वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है। आज जब हम किसी हेल्थ स्टोर की शेल्फ पर च्यवनप्राश का डब्बा देखते हैं, तो हम असल में सदियों पुरानी नॉलेज की एक पूरी चेन को देख रहे होते हैं।
और यही बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ना जाने और कितना ऐसा टाइमलेस ज्ञान है जो इन पुराने ग्रंथों में दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। शारंगधर संहिता जैसी किताबें हमें बस यही याद दिलाती हैं कि कभी-कभी आने वाले कल के जवाब बीते हुए कल के पन्नों में ही छिपे होते हैं।